नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सेशन को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। आने वाले आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए। स्टेट गवर्नमेंट के भी जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले भी मैं इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सेशंस लेकर के आ चुका हूं, उनको जाकर के आराम से देखिए। अभी हाल ही में टॉप 100 क्वेश्चंस मैं लेकर के आया था, उनको भी जाकर के उस सेशन को देख लीजिएगा। सेशन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हो, तो ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो फटाफट आ जाइए, ठीक है, और फटाफट देखिएगा और इनका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फटाफट शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। बैड मनी इफ नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, विच लॉ इन इकोनॉमिक्स सेज दिस। यानी कि बुरा पैसा यदि मात्रा में सीमित ना हो, अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है। अर्थशास्त्र का कौन सा कानून ऐसा कहता है? बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड वन, ये कौन सा नियम है? बेसिकली ये जो नियम है ये ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम का नियम, इसका मतलब क्या है समझ लीजिएगा। मान लीजिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ठीक है। नोट हो आपके पास, दो प्रकार के नोट हो, एक न्यू नोट हो और एक ओल्ड नोट हो। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप कौन सा नोट खर्च करना चाहेंगे? एक नोट की गड्डी आपके पास पुरानी वाली हो और एक नोट की गड्डी आपके पास बिल्कुल नई हो, एकदम न्यू नोट्स हो उसमें, बिल्कुल जो कड़कड़ाते हुए नोट होते हैं ना, खासकर शादी ब्याह में लेकर के जो आते हो। तो सोचिएगा, सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए पैसे खर्च करो, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन आपसे खर्च करने को कहा जाएगा तो नया नोट आप जेब में रख लेंगे, पुराना नोट पहले खर्च कर देंगे। तो इसका यही मतलब है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये ग्रेशम लॉ के नाम से जाना जाता है। सर थॉमस ग्रेशम ने इस लॉ को दिया था। इनका पूरा नाम क्या था? सर थॉमस ग्रेशम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। Which among the following is one among the 5 indicators used by the United Nations Development Program in its annual Human Development Report for gender related standard of living? बेसिकली लिंग संबंधी जीवन स्तर के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, द्वारा अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में उपयोग किए जाने वाले 5 संकेतकों में से कौन सा एक है? 5 संकेतकों में से कौन सा एक संकेतक है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि लिंग विकास सूचकांक। लिंग विकास सूचकांक के बारे में जानते हैं। बेसिकली जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एक टूल है जो मेजर करता है जेंडर इक्वलिटी इन द कंट्री। जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग समानता, जो महिला और पुरुष की बात यहां पर हो रही है। तो लिंग समानता, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज दोनों को दी जा रही हैं, तो लिंग समानता को मापने का, चेक करने का एक जरिया होता है, जिसे हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। इस जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? यही ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम अभी लिया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा। The GDI measures differences in male and female achievements in 3 basic dimensions of human development. मानव विकास के 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं, जिनके आधार पर लिंग समानता को या महिला और पुरुषों के लिए क्या भिन्नताएं हैं उनको मापा जाता है। पहला है स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ में क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर वीमेन एंड मेन, यानी कि महिला और पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा क्या है, कितने वर्ष तक महिला या पुरुष किसी देश में जीते हैं। दूसरा आता है यहां पर एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा में आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट्स। बेसिकली बच्चों के लिए जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, कितने समय तक बच्चा को स्कूल में रहता है, वो यहां पर देखा जाता है। और तीसरा यहां पर डायमेंशन आता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि आर्थिक संसाधन। इसका है कमांड ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज,
यानी कि जो आर्थिक संसाधन है, उन आर्थिक संसाधनों पर कितना महिलाओं का अधिकार है, कितना पुरुषों का अधिकार है, यह बात यहां पर मैनेज की मतलब मापी जाती है। तो बेसिकली इन 3 इंडिकेटर्स के आधार पर जेंडर इक्वलिटी का पता लगाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा यही जारी करता है। इवन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में भी पूछा जाए तो भी कौन जारी करता है? यूएनडीपी ही जारी करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है फटाक से। तो समझिएगा यहां पर थर्ड प्रश्न ये कहता है, इन कॉन्टेक्स्ट विद बैंकिंग एंड फाइनेंस मार्केट व्हाट इज कोलैटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन सीबीएलओ। यानी कि बैंकिंग और वित्त बाजारों के संदर्भ में संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व सीबीएलओ क्या है? बेसिकली कोलैटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन के बारे में बात किया जा रहा है, ये क्या है? तो अगर इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि मुद्रा बाजार का एक टूल है जिसके द्वारा फंड रेज किया जाता है। बेसिकली इसका सही ऑप्शन है सी। और मनी मार्केट के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट को जब हम डिवाइड करते हैं, समझिएगा, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। एक होता है कैपिटल मार्केट। बेसिकली ये जो मनी मार्केट है ना, ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। यानी कि किसी भी कंपनी को या बैंक को अगर शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से ले सकता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है ऐसे फंड्स जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर हो, और लेस देन 1 ईयर हो, ध्यान रखिएगा यहां पर 1 साल या 1 साल से कम। तो बेसिकली सी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल में मैंने यहां पर इसके बारे में बता दिया है कि सीबीएलओ स्टैंड्स फॉर कोलैटराइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। बेसिकली ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लोन बिटवीन अ बोरोवर एंड लेंडर। उधार लेने वाले और उधार देने वाले के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है सीबीएलओ। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लॉन्च सीबीएलओ इन 2003। सीबीएलओ को 2003 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू नॉन बैंक एंटिटीज। यानी कि जो बैंकिंग नहीं है, जो एनबीएफसीज हैं, उनके लिए यह लॉन्च किया गया था कि ये लोग अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। इन द सीबीएलओ मार्केट फाइनेंशियल एंटिटीज कैन गेट शॉर्ट टर्म लोन्स बाय प्रोवाइडिंग प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज एज कोलैटरल। जो नॉन बैंक एंटिटीज हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, वो यहां पर क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं, लेकिन बदले में उनको कोलैटरल यानी कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सीबीएलओ इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 19 days। 1 दिन से लेकर के 19 दिन तक का पैसा सीबीएलओ के द्वारा उधार दिया जा सकता है। बताया ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर तक है, 1 साल तक। तो 1 से लेकर के 19 दिन तक फंड रेज किया जा सकता है। इट इज द लार्जेस्ट ओवरनाइट सेगमेंट इन इंडिया। ओवरनाइट का मतलब है एक रात के लिए, यानी कि 24 घंटों के लिए फंड लिया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा ओवरनाइट सेगमेंट है। द सीबीएलओ सेगमेंट रेगुलेशंस वर अमेंडेड इन अगस्त 2016। अगस्त 2016 में इनमें बदलाव किया गया था। लॉन्च 2003 में किया गया था, लेकिन अगस्त 2016 में बदलाव किया गया था। पहले देखते हैं अगला प्रश्न। For how many years the banks have been directed by the Reserve Bank of India to maintain records relating to suspicious transaction। यानी कि किसी भी बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कितने वर्षों तक संदिग्ध लेन देन से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अगर बैंकों को लगता है कि कोई लेन देन संदिग्ध है यानी कि सस्पिशियस है, तो उसका रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करना है अपने पास, कितने वर्षों तक, क्या है आरबीआई की गाइडलाइंस, पता है आपको? बताओ तो जल्दी से आंसर करिए। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 10 ईयर्स, 10 वर्ष। और 10 वर्ष ही किसमें आता है? अनक्लेम डिपॉजिट्स के लिए भी आता है, ये भी याद रखिएगा। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट्स होती हैं, अनक्लेम डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? बैंकों में पैसा जमा किया और भूल गए, निकलने ही नहीं गए, 10 साल बीत गए। तो जब अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, उससे 10 साल बीत गए हैं, तो ऐसे अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है उस डिपॉजिट्स को अनक्लेम डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो अनक्लेम डिपॉजिट्स भी 10 साल बाद डिक्लेयर्ड की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर मरीन फूड एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया।
जानते हैं आप? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यात वस्तु है? समुद्री खाद्य निर्यात वस्तु भारत की कौन सी है? ठीक है, अच्छा आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन जरूर बताइएगा। ठीक है, और इनमें से कौन सी चीज आपने, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कौन सी आपने स्वाद ली है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों फ्रोजन श्रिम्प। फ्रोजन श्रिम्प यानी कि जमे हुए झींगे। फ्रोजन आप जानते हैं फ्रोजन चिकन होता है, ठीक है ना, यानी कि फ्रीज किया हुआ बाकायदा। तो फ्रोजन श्रिम्प जो झींगे होते हैं वो भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का सबसे बड़ा आइटम है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा, द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम प्रोवाइड्स फॉर इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स and or rated securities by the government in addition to their normal market borrowing programs up to an annual aggregate ceiling। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, परेशान मत होइएगा, समझते हुए चलिएगा। बाजार स्थिरीकरण योजना सरकार द्वारा उनके सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के अलावा वार्षिक कुल सीमा तक ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने का प्रावधान करती है। अगला, द मनी रेज्ड इन मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड is kept in MSS account as part of Consolidated Fund of India। यानी कि बाजार स्थिरीकरण निधि में जुटाई गई धनराशि को भारत की समेकित निधि के एक भाग के रूप में MSS खाते में रखा जाता है। देन अगला, द ऑडिटिंग ऑफ द MSS फंड इज डन बाय द कैग ऑफ इंडिया। ये तीन कथन दिए हैं, पूछा जाए इनमें से कौन या कितने सारे करेक्ट हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ओनली वन इज करेक्ट, केवल एक सही है। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है सुनिएगा। जब रिजर्व, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ही ये काम है, मार्केट से लिक्विडिटी को क्या करना, लिक्विडिटी को बढ़ाना और लिक्विडिटी को क्या करना, कम करना और बढ़ाना, दोनों काम उसी के पास है। कम यानी कि सोक कर लेना, ठीक है, और बढ़ाना यानी कि इन्फ्यूज कर देना। तो बेसिकली ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, जब बाजार में मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो उसको क्या किया जाता है, ठीक है, विड्रॉ एक्सेस मनी। जब बाजार में मनी एक्सेस है तो उसको विड्रॉ करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। जो प्रतिभूतियां हैं उन प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, बाजार में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको खरीद लेते हैं, तो पैसा किसके पास आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाता है। तो इसे मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसे 2004 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2004 में। द सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स अचीव दिस। बेसिकली यहां पर सिक्योरिटीज के तौर पर गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं। बॉन्ड्स को ऋण पत्र के नाम से भी जानते हैं। बॉन्ड्स एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आम जनता या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो निवेश करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? निवेश करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, फ्रॉम टाइम टू टाइम विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा संगठन द ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको क्या करता है? ठीक है, जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये कहां पर है? यह है दोस्तों कोलगनी स्विट्जरलैंड में। कोलगनी स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी इस साल की जो समिट हुई है कहां पर हुई है? दावोस में। दावोस स्विट्जरलैंड में ही है, वहीं पर इसकी समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला देखिए, यहां पर काफी बातें लिखी हुई हैं, मैंने मेंशन कर दी है। चेयरपर्सन इसके वर्तमान कौन है? बोर्ज ब्रांड है। फाउंडर कौन थे? क्लाउस स्क्वाब थे। हेडक्वार्टर कोलगनी बताई दिया मैंने आपको। प्रेसिडेंट कौन है? बोर्ज ब्रेन, जो मैंने आपको बताया। फाउंडेड कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टैब्लिश हुआ था। अगला बताइएगा यहां पर जल्दी से, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स बैंक हैव टू पार्क विद आरबीआई इज कॉल्ड। बैंकों को आरबीआई के पास जमा राशि का जो हिस्सा जमा करना होता है उसे कहा जाता है। बैंकों के पास जितना पैसा होता है उसका एक पोर्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना जरूरी होता है और एक पोर्शन अपने पास भी रखना जरूरी होता है। जो आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको सीआरआर कहते हैं।
कैश रिजर्व रेशियो, और ये सिर्फ कैश के फॉर्मेट में ही होता है, और जो अपने पास रखना होता है उसे SLR के नाम से जानते हैं। वैसे तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं, यहां रिजर्व नहीं है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट में SLR बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये इस समय कितना चल रहा है 4.5%, यानी बैंकों के पास अगर कुल NDTL यानी कि नेट जमा 100 रुपए है तो 4.5 रुपए RBI के पास रखे जाएंगे, वो भी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। और SLR के बारे में बात करें तो ये कितना है, यह है इस समय 18%, और ये सब मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति का हिस्सा होते हैं। अगला बताइएगा, which of the following extinguishes the liabilities of the Reserve Bank and the guarantee of the central government towards rupees 500 and 1000 note? बेसिकली निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक की देनदारियों और 500 और 1000 रुपए के नोटों के प्रति केंद्र सरकार की गारंटी को समाप्त करता है? देखिए, जितने भी नोट होते हैं सभी नोट पर एक गारंटी क्लॉज लिखा होता है। उस क्लॉज में लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे, मैं धारक को जितने रुपए का नोट होता है, प्रॉमिस टू पे द बियरर, ठीक है, सम ऑफ इतने इतने रुपीस, मैं धारक को इतने रुपए, जितने रुपए का वह नोट होता है अदा करने का वचन देता हूं। यह वचन बेसिकली केंद्र सरकार प्रदान करती है, लेकिन यहां पर यह बता दिया गया है कि यह जो केंद्र सरकार की गारंटी इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है 500 1000 रुपए के नोट को 2016 में तारीख थी 8 नवंबर को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, नोटबंदी लगा दी गई थी। तो उसके बाद गारंटी को समाप्त किया गया अधिनियम के द्वारा। तो ये बी नाम का एक्ट है, स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑर्डिनेंस 2016। पहले अध्यादेश आया था, बाद में उसे अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से 500 और 1000 रुपए के नोटों का जो लायबिलिटी होती है उसे लीगल टेंडर कहते हैं। तो लीगल टेंडर वाला जो कार्यक्रम है वो इन 500 और 1000 रुपए के नोट से वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए, भारत में दो प्रकार के नए बैंकों का चलन आया है, एक को बोलते हैं पेमेंट्स बैंक, और एक को कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली इनके नाम से भी आप पहचान जाओगे, जो पेमेंट्स बैंक होते हैं उनके नाम के आगे पेमेंट्स बैंक लिखा है, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके नाम के आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा है। पेमेंट्स बैंक्स जो हैं ये सिर्फ डिपॉजिट में डील कर सकते हैं, यानी ये पैसे अपने पास जमा तो कर सकते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते। ये दोनों काम कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का भी काम कर सकते हैं और ग्रांटिंग लोन्स का भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनके लोन बहुत कम अमाउंट के लोन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रांटिंग लोन्स दोनों का काम करेंगे, और इनको एक शॉर्ट में निश बैंकिंग कहा जाता है, NICHE, निश बैंकिंग के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ठीक है, कि IPPB विल प्रोवाइड डिजिटली इनेबल्ड पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज, IPPB विल यूज पोस्टमैन टू डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज। ये दोनों ही बातें यहां पर क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया पोस्ट जो भारतीय डाक है उसका पेमेंट बैंक है, तो भारतीय डाक में काम करने वाले जितने भी एजेंट्स हैं, ठीक है, जो पोस्टमैन हैं, उनको क्या किया जाता है, बैंकिंग सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए रखा जाता है। आगे, विद रेफरेंस टू वेरियस टाइप्स ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज मिक्स्ड बैंकिंग? मिश्रित बैंकिंग क्या है? बैंकिंग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मिश्रित बैंकिंग क्या होती है? बेसिकली बैंकिंग का मेन काम क्या है? बैंकों का मेन काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, बाकी इसके बाद जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है, व्हेन बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टुगेदर। कॉमर्शियल बैंकिंग का मतलब यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जैसे आज की डेट में आप बैंकों में चले जाओ तो कहां निवेश करना है पैसा, उससे रिलेटेड भी पूरी बातें आपको बता देंगे। इंश्योरेंस में निवेश करो, शेयर मार्केट में निवेश करो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता देते हैं। तो बेसिकली मिक्स्ड बैंकिंग का मतलब यही है, जब कोई बैंक कॉमर्शियल के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को भी साथ में परफॉर्म कर रहा होता है, तो ऐसे बैंक मिक्स्ड बैंक या मिक्स्ड बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। अगला, हु रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक, हु प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? दोस्तों, बजट के एक दिन पहले, अब बजट 1 फरवरी को आता है,
तो एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे किसकी गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उसी की रिकमेंडेशन पर इसको प्रस्तुत किया जाता है एक दिन पहले। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिकमेंडेशन पर आर्थिक मामलों का विभाग जो है, डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये क्या करता है? ये इसे जारी करने का कार्य करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला लिखिएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता? कोलकाता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक कौन है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं दोस्तों पीसी महालनोबिस। भारत के महान अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्हीं के नाम पर सेकेंड 5 ईयर प्लान भी बनाया गया था। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, महालनोबिस मॉडल। और इन्हीं को जब पहली बार देश में नेशनल इनकम कमेटी में थी 1949 में, तब उसका एगो चेयरमैन भी बनाया गया था। तो ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी एस्टैब्लिश्ड इन 1949। अगला, which food crop production increased maximum in India after independence? स्वतंत्रता के बाद भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा? किस खाद्य फसल का? दोस्तों उस खाद्य फसल का जिसके लिए भारत में हरित क्रांति को लागू किया गया। और वो कौन थी फसल? वो थी व्हीट। और व्हीट रेवोल्यूशन के फादर, याद रखिएगा, व्हीट रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो है DS अठवाल। ध्यान रखिएगा, ये व्हीट रेवोल्यूशन के फादर थे, ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो MS स्वामीनाथन मत सोचना, व्हीट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? DS अठवाल। अगला, वेयर इज द सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? तो ये इज्जतनगर बरेली में लोकेटेड है। इज्जतनगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बरेली में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास में ही है, वहीं पर सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश्ड है। अगला, Which is the top silk producing country in the world? पूरे विश्व में रेशम उत्पादन का सिल्क प्रोडक्शन में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश यहां पर कौन सा है दोस्तों? ये चाइना है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, अगर आप बताओगे कि इंडिया, तो इंडिया ये सेकंड नंबर पर है। इंडिया सेकंड नंबर पर है। सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? इंडिया है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? चाइना है। अगला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। पूरे विश्व की अगर मैं बात करता हूं तो आते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, सिर्फ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तब MS स्वामीनाथन बताइएगा। इंडिया में कॉन्सेप्ट को MS स्वामीनाथन ने दिया था, लेकिन पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं, US में, उन्होंने ही दिया था। नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति। और हरित क्रांति बेसिकली ये कब आई थी? तो 1960s के दशक में इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री? किसी देश की आर्थिक ताकत का निर्धारण इनमें से कौन सा फैक्टर करता है? आर्थिक ताकत समझिएगा बहुत अच्छे से। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पहला, द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इन अ कंट्री। हेल्थ से कोई रिलेशन है इकोनॉमी का? द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, साक्षरता से। द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से यहां जो सही ऑप्शन है वो है C। मैन्युफैक्चरिंग कितना ज्यादा डेवलप हो रही है किसी भी देश में। जैसे जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो क्या है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि भारत में आओ, भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया। ये क्या है? निर्माण की ओर भारत को अग्रसर बनाएगा ना, तो निर्माण क्षेत्र बढ़ना चाहिए। ये क्या है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी भी देश की हो सकती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये सेकेंडरी सेक्टर के रूप में, द्वितीय क्षेत्र के रूप में काउंट होता है।
अगला, व्हाट इज द एफडीआई फॉर कोल एंड लिग्नाइट अंडर द ऑटोमेटिक रूट? स्वचालित मार्ग के तहत कोयला और लिग्नाइट के लिए एफडीआई क्या है? एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई। तो कितने परसेंट है दोस्तों? 100% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। यानी कि विदेश की कोई भी कोल और लिग्नाइट से संबंधित काम करने वाली कंपनी भारत में आ सकती है, उसे किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो अकेले मैनेज कर सकती है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 4 होते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है दोस्तों एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उद्यमी कहते हैं इसको। तो लैंड, रेंट, अगेन आपने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के लिए होता है रेंट, लेबर के लिए होती है दोस्तों वेजेस, कैपिटल के लिए होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। अब देखिएगा यहां पर इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, रेंट है, लैंड है। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो आप देख सकते हैं यहां पर रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये इसकी वैल्यू है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये 4 हैं, तो इसमें से ये कहां पर का है? तो लैंड ही अकेला। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है यहां पर? लैंड इज द राइट ऑप्शन। अगला, इन विच ईयर वॉज द नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? नेफेड की स्थापना कब हुई थी? NAFED। बेसिकली इसकी स्थापना भारत में 1958 में हुई थी, 1958 में। नेफेड करता क्या है? जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, खासकर सहकारियों का, सहकारी समितियां जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती हैं उसको सेल आउट करने का, बेचने का काम किसका होता है? नेफेड का होता है दोस्तों। तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और अगेन ये एक संघ है, ये एक प्रकार का संघ है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का कार्य करता है। आगे, ड्यूरिंग विच ईयर वॉज फेम इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? फेम इंडिया, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन और उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए फेम इंडिया को स्टार्ट किया गया था। फेम इंडिया आई है दोस्तों 2015 में। 2015 में जान लीजिए इसके बारे में पूरी बातें। तो फेम इंडिया स्कीम एक इंसेंटिव स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम दैट इंकरेजेस द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन और मिल जाए, जैसे अगेन समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिक के साथ में पेट्रोल डीजल या सीएनजी पेट्रोल, तो जहां पर दो डुअल फ्यूल हो उसको हाइब्रिड व्हीकल्स कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ फेम इंडिया स्कीम इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। फेम योजना के तहत ही दिल्ली को 400 बसें दी गई थी, ऐसे कई राज्यों को बसें दी गई हैं। आप देख रहे हो शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस अब चलने लगी हैं। लखनऊ की बात कर लो, कानपुर की बात कर लो, गाजियाबाद की बात कर लो, उसमें लिखा होता है 100% इलेक्ट्रिक, नो स्मोक, 0% स्मोक, 0% स्मोक, यानी कि धुआं किसी भी प्रकार का नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिसीव दिस इंसेंटिव। उनको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। जैसे कोई ईवी अगर आज की डेट में आप लेते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर सब्सिडी प्रदान करते हैं। तो वो पैसा, यानी कि ईवी लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन फीस को फ्री कर रखा है। जो आरसी में पैसा जाता है ना, रजिस्ट्रेशन का कोई भी पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नहीं लिया जाता है। फेम इंडिया स्कीम ये 2 फेज में बनाई गई थी। पहला फेज जो था फेज 1, ये फेज 1 2015 से और 31 मार्च 2019 तक चला है, 4 सालों के लिए। फेज 2 जो था ये 2019 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2022 तक के लिए। तीसरा फेज जो है इसी फेज को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2024 तक। अब 31 मार्च 2024 तक ये योजना चलने वाली है। अगला, व्हाट इज द इंपोर्ट टैक्स ऑफ इंडिया ऑन फॉरेन इंपोर्टेड कार? विदेशी आयातित कारों पर भारत द्वारा कितना आयात कर लगाया जाता है? बेसिकली इसे कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी में बात इंपोर्ट ड्यूटी की हो रही है। अगर मैं BMW या मर्सिडीज या फरारी विदेश से मंगाता हूं, आयातित करता हूं, तो मुझे कितने % टैक्स देना होगा? याद रखिएगा 100%। अगर 6 करोड़ की कार है कोई,
तो 6 करोड़ ही उस पर टैक्स लगेगा। इंडिया में वो कार कितने की पड़ेगी? 12 करोड़ की पड़ेगी। 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी हमें। अगला, इन विच ईयर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकार ने किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की? देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसके बाद 1965-66 में भारत में एक भयानक अकाल पड़ा था। अकाल यानी कि सूखा पड़ गया था। तो जब सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? फसल वगैरह पैदा नहीं होंगी, बट काम तो चलाना है ना, जो जीवन जीने के लिए खाना पीना तो चाहिए। आपके वहां नहीं उगेगा तो आप क्या करोगे? दूसरे देशों से मंगाओगे, आयातित करोगे। जैसे भारत में गेहूं आयात किया जाता था ब्राजील और अमेरिका से, सबसे घटिया किस्म का गेहूं वो यहां पर क्या करते थे? निर्यात करते थे, भेजते थे। तभी तो हमें हरित क्रांति को लागू किया। समझिएगा बात को। तो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसी समय जब ये स्थितियां घटी तो सरकार ने सोचा कि अब क्या है, कोई ऐसा एक संस्थान होना चाहिए जिसमें हम फूड को रिजर्व कर सके। जब अब कभी भी ऐसे सिचुएशन बढ़ेगी तब उस अनाज को बाजार में ला करके काम चलाया जाएगा। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट इज द FDI अलाउड अंडर डायरेक्ट रूट इन द केमिकल इंडस्ट्री? केमिकल इंडस्ट्री में डायरेक्ट रूट के द्वारा कितनी FDI अलाउड है? यह भी 100% अलाउड है दोस्तों, 100 की 100% FDI, यानी कि इसमें भी कोई आपको ज्वाइंट वेंचर करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला, विच इज द टॉप एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? विश्व का शीर्ष एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो शीर्ष एल्यूमिनियम उत्पादक देश की बात करें तो यह है दोस्तों चाइना। अगेन इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है। एल्यूमिनियम उत्पादन में भी भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। अगला, इन विच स्टेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर सेटअप IFSCA कहा जाता है? ये कहां पर स्टैब्लिश है? तो ये स्टैब्लिश है दोस्तों गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात में है। कहां पर है? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात में स्टैब्लिश है। महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, सॉरी महाराष्ट्र कह रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया गुजरात इज द राइट ऑप्शन, गुजरात। इन विच ईयर वॉज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वॉज सेट अप? नेशनल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2018 में। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, PMJAY को गवर्न करने का काम किसका है? इसी का है। और इसी योजना के अंतर्गत भारत में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मैनेज करने का काम किसका है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। अगला, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इन द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रसारक वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा समाचार पत्र किस देश में प्रसारित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों भारत है। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी भारत में जो समाचार पत्र हैं वो क्या है? वितरित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टू विच अमंग द फॉलोइंग द FRP फॉर्मूला इज लिंक्ड टू? FRP सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? FRP का बेसिकली फुल फॉर्म है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये MSP तो नहीं है लेकिन कुछ वैसा ही है। सरकार एक निश्चित अमाउंट लगाती है। ये शुगर केन यानी कि गन्ने के मूल्य निर्धारण में इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिएगा यहां पर द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP फॉर शुगर केन फॉर द 2023-24 सीजन इज 315 रुपए पर क्विंटल। सरकार ने 315 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ठीक है, दिस इज 3.28% इंक्रीज फ्रॉम द 2022-23 सीजन। 2022-23 के सीजन से ये कितना ज्यादा है? 3.28%। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द FRP। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा देश का प्रधानमंत्री करेगा। FRP कई फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। जो मेन फैक्टर्स हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि गन्ने की उत्पादन लागत क्या है,
डिमांड सप्लाई सिचुएशन कैसी है, मांग और पूर्ति की स्थिति कैसी है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, इंडिया में और इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, और इंटर टॉप प्राइस पैरिटी क्या है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एफआरपी का निर्धारण किया जाता है। एफआरपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा आपको, और ऐसे ही बड़े प्यारे प्यारे सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। और डेली मॉर्निंग 8 AM सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, तो अगर डेली की अच्छी अच्छी न्यूज आपको चाहिए तो आप करंट अफेयर्स की क्लास से जरूर जुड़े। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इसी चैनल पर सुबह 8 बजे आ जाए करें। थैंक यू।